विद्यार्थी मित्रों, पॉलिटिकल साइंस यानी राज्य शास्त्र का ये तीसरा भाग तीसरा वीडियो मैं शेयर करने जा रहा हूं। चुनाव प्रक्रिया ये पाठ हमारा शुरू है। इसमें हमने निर्वाचन आयोग की जानकारी प्राप्त की। निर्वाचन आयोग के कार्य कौन से हैं, वो 5 कार्य भी हमने देखे। ये पांचों कार्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये पांचों कार्य आप लोगों को परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है इस पाठ का कि निर्वाचन आयोग के कार्य कौन से हैं, ये पूछा जाएगा ही जाएगा। इसलिए इसकी तैयारी अच्छे से करना। हर एक मुद्दे पर कुछ ना कुछ 2-3 वाक्य हमारा लिखना होना ही चाहिए। इतनी तैयारी हमारी कम से कम रहनी चाहिए। अगर पूरा का पूरा लिखना हो तो बहुत ही उत्तम है। इसके बाद का मुद्दा निर्वाचन क्षेत्र की पुनर्रचना। निर्वाचन क्षेत्र क्या है ये पहले देखेंगे, फिर पुनर्रचना क्या है वो भी देखेंगे। निर्वाचन क्षेत्र यानी एक ऐसा भूभाग है जहां पर वो मतदाता सभी रहते हैं जो लोकसभा में मतदान करने के लिए 5 सालों के बाद तैयार रहते हैं। अलग अलग भूभागों में रहने वाले लोग अलग अलग भागों में अपने अपने भागों में ही जो चुनाव कार्यक्रम दिया जाता है, उन चुनाव के कार्यक्रम में सहभाग लेकर चुनाव डालते हैं, अपना मतदान करते हैं। अब ऐसे निर्वाचन क्षेत्र कितने तय किए गए हैं पूरे भारत में? पूरे भारत की एक सीमा देखकर उसके अंदर जितना भी भूमि और वहां पर रहने वाले लोग आते हैं, उन सभी को मौका मिलना चाहिए कि चुनाव में सहभाग लेने का। तो ऐसे टोटल 543 निर्वाचन क्षेत्र तय किए गए। इसलिए 543 उम्मीदवारों को खड़े करना जरूरी है। 543 उम्मीदवार जीतकर आना जरूरी है। इसीलिए लोकसभा के सदस्य की संख्या हमारी रखी गई है 543। और इसका मतलब यही है कि हमारे पूरे भारत में 543 निर्वाचन क्षेत्र है। इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों का जो काम है, यहां पर ये उम्मीदवार निश्चित किया जाता है, ये मंत्री निश्चित किया जाता है। तो इसके लिए निर्वाचन आयोग ने एक समिति गठित की हुई है। उस समिति को बोला जाता है सीमांकन या परिसीमन समिति। इंग्लिश में उसको बोला गया है डेलिमिटेशन कमीशन। अब डेलिमिटेशन कमीशन क्या करता है, तो वो सभी पूरे भारत में उम्मीदवार निश्चित है कि नहीं, लोकसभा का उम्मीदवार निश्चित है कि नहीं। 543 के 543 में भी उम्मीदवार निश्चित हुआ है कि नहीं, मतदान करने के बाद चुनकर आया हुआ हमारा प्रत्याशी सभी मतदार क्षेत्रों में है कि नहीं, ये देखने का भी काम करते हैं। और ये समिति निर्वाचन आयोग को हमेशा मदद करती रहती है, बिना किसी दबाव में आके, किसी राजनीतिक दल के या फिर राजनीतिक नेता के दबाव में वो आती नहीं है। और ऐसा निष्पक्ष काम करके वो हमेशा चुनाव आयोग की, निर्वाचन आयोग की मदद करती रहती है। यहाँ कुछ पेज नंबर 77 पर कुछ जनरल नॉलेज की बातें भी दी गई है। जैसे ध्यान में रखो में एक बात दी गई है, हिमाचल प्रदेश के निवासी श्याम शरण नेगी ये भारत के पहले मतदाता बने। भारत के पहले मतदाता थे वो। 25 अक्टूबर 1951 में हमारे भारत में जो लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें सबसे पहले मतदान करने का अधिकार राम शरण नेगी इनको मिला हुआ है। चुनाव प्रक्रिया एक डायग्राम आकृति के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया समझाई गई है। निर्वाचन क्षेत्र की निर्मिति करना ये परिसीमन समिति का काम है, ये हमने देखा। सीमांकन और परिसीमन समिति ये काम निर्वाचन आयोग करता है। मतदाताओं की सूची करना, ये तो हमने उन 5 कार्यों का पहला ही कार्य बताया कि मतदाताओं की सूची बनाना। प्रत्याशियों से नामांकन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म्स भराना
और उनकी छानबीन करना, सही सही और करेक्ट सभी एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं कि नहीं, इसकी छानबीन सही सही करना, ये भी काम करते हैं। चुनाव प्रचार, चुनाव जैसे ही आते हैं, लोकसभा के आए या विधानसभा के आए, ये जो प्रत्याशी उम्मीदवार रहते हैं खुद को चुनाव में जितवाने के लिए लोगों में प्रचार करते हैं। ये बड़ी हंसने वाली बात है कि बाकी 4 साल 5 साल वो दिखते नहीं है, लेकिन जैसे ही चुनाव आ जाते हैं वो चुनाव प्रचार करना चालू कर देते हैं। कहीं ऑटो पर भोंगे लगते हैं, कहीं बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं कि ये बड़े नेता है हमारे और इनके लिए इनको मतदान करो और इनको जीत के लाओ। तो चुनाव प्रचार भी हमारे यहाँ होता है। प्रत्यक्ष मतदान की डेट्स तय करना, तारीखें तय करना, मतगणना करना, ये भी काम निर्वाचन आयोग करता है। मतदान गणना का काम आजकल वोटिंग मशीन से होता है। वोटिंग मशीन में बटन दबाकर आजकल वोटिंग डाला जाता है, हमें मालूम है, ये सब अब नया तरीका निकल गया है। और इसकी गणना करना सबके सामने, वो भी, ये भी काम निर्वाचन आयोग करता है। और एक डेट निश्चित करके चुनाव परिणाम घोषित करना, फिर वो लोकसभा के अखिल भारतीय लेवल पर हो या फिर विधानसभा के स्टेट लेवल पर हो। चुनाव से संबंधित विविध विवाद खड़े हो जाते हैं बीच बीच में, उनको भी हल करते रहना, उनका भी निराकरण करना, ये काम भी निर्वाचन आयोग करता है। अब आगे का महत्वपूर्ण मुद्दा आता है, वो है आचार संहिता। आचार संहिता क्या है? आचार संहिता, ये भाग हम लोग एक बार पढ़ेंगे क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वातावरण में चुनाव होने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से जिन उपायों का कार्यान्वयन किया गया है, उनमें आचार संहिता, जिसको इंग्लिश में कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, इसका समावेश किया जाता है। पिछले कुछ दशकों में निर्वाचन आयोग ने अपने सभी अधिकारों का उपयोग करते हुए चुनाव में जो अनियमितता पाई जाती है उनकी रोकथाम करने की कोशिश की गई है। चुनाव से कुछ समय पूर्व तथा चुनाव के समय सरकार, राजनीतिक दल और मतदाताओं को चुनाव से संबंधित किन नियमों का पालन करना चाहिए, यह आचार संहिता है। सरकार भी इन नियमों का भंग नहीं कर सकती। पिछले कुछ चुनाव में आचार संहिता का पालन करने पर जो कार्रवाई की गई है, उससे सामान्य मतदाता आश्वस्त दिखाई पड़ता है। तो आचार संहिता क्या है? वो नियम है जिन दिनों में, जिन डेट्स में चुनाव घोषित हो जाता है, उसके 1 महीना पहले ही ये निर्वाचन आयोग ऐसे कुछ नियम संपूर्ण भारत में लागू कर देता है, जिन नियमों का पालन प्रत्याशियों को, जो उम्मीदवार खड़े हैं सीटों पर चुनकर आने वाले हैं, राजनीतिक दलों को और साथ में सरकार को भी, जो शासन चल रहा है, जिनका अभी बीजेपी का संपूर्ण भारत में शासन चल रहा है, उनको भी इन आचार संहिता के नियमों का पालन करना पड़ता है। साथ में मतदाता को भी इन नियमों का पालन करना पड़ता ही है। ऐसे निर्वाचन आयोग समय समय पर जब चुनाव करीब आता है तो आचार संहिता के नियम भी लागू करता है। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वातावरण में चुनाव होने के लिए आने वाली चुनौतियां कौन सी है? ये चुनौतियां हमेशा निर्वाचन आयोग के सामने आती है। निष्पक्ष वातावरण में चुनाव हो और न्यायपूर्ण वातावरण में चुनाव हो। निष्पक्ष यानी किसी पक्ष का आधार न लेते हुए, बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग है ऐसा कभी नहीं दिखाई पड़ेगा, कांग्रेस की तरफ से ऐसा कभी नहीं दिखा। किसी पक्ष का न रहना, इसको निष्पक्ष बोलते हैं। निष्पक्ष रहकर कैसे चुनाव किए जाते हैं, तो उसके 3-4 मुद्दे हमारे पास हैं। चुनाव के समय बड़ी मात्रा में पैसे और अवैध रूप से लेन देन होता है, उसकी रोकथाम करने के लिए निर्वाचन आयोग को कुछ उपाय योजना करनी पड़ेगी। तो ये उम्मीदवार खुद को जिताने के लिए हमेशा झुग्गी झोपड़ियों में या जरूरतमंद लोगों तक पैसा पहुंचाने का काम करते हैं कि मुझे मतदान करो, मुझे जीत कर लाओ, ये पैसा लो।
कभी कभार गलत चीजों को भी दान किया जाता है। लोग भोले रहते हैं और उनको मतदान करते हैं, ऐसी गलत चीजें ना हो इसके तरफ भी निर्वाचन आयोग ध्यान देता है। कुछ प्रत्याशी आपराधिक वृत्ति के होते हैं और राजनीतिक दलों द्वारा उन्हें टिकट दिया जाता है और वो जीत कर भी आ जाते हैं। इससे राजनीति का अपराधीकरण बढ़ता है, साथ ही निर्वाचन आयोग को भी निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण में चुनाव करने में कई समस्याएं निर्माण हो जाती है। तो कुछ गुंडे बदमाश जिनको आपराधिक प्रवृत्ति ऐसा बोला गया है, ये गुंडे बदमाशों को राजनीतिक दलों के द्वारा, पार्टियों के द्वारा टिकट मिल जाती है। कैसे भी, उनकी ताकत बहुत ज्यादा रहती है, उनके गुंडे बदमाश रहते हैं, इसलिए उनको टिकट मिल जाती है और वो जीत कर आ जाते हैं। उनके द्वारा काम भी होते नहीं है आगे चलकर। हमारे यहाँ कई राजनीतिक नेता ये अपराधी होते हैं पहले, बाद में वो नेता बने हुए। इसकी भी रोकथाम होना जरूरी है, इसके ऊपर भी लगाम कसना जरूरी है। इसका ध्यान ये निर्वाचन आयोग करता रहता है। चुनाव के समय होने वाली हिंसा बड़ी चुनौती है। चुनाव के दौरान होने वाली हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। उसकी रोकथाम के लिए सभी राजनीतिक दलों को आगे बढ़कर निर्वाचन आयोग को सहयोग देना चाहिए। राजनीतिक दलों में परिवार का प्रभाव बना रहे, इसके लिए रिश्तेदारों की उम्मीदवारी देने की कोशिश की जाती है, जिससे प्रातिनिधिक संस्थाओं में पारिवारिक एकाधिकार निर्माण हो जाता है। ऐसा बहुत सारी पार्टियों में दिखाई पड़ता है। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस पार्टी में अपने रिश्तेदार को टिकट देना और उसको जीत कर लाना, फिर उसको मंत्री पद देना, उसको सरकार में शामिल कर लेना, गवर्नमेंट में शामिल कर लेना, ये बहुत बात दिखाई पड़ती है। लेकिन निष्पक्ष इसे कहा ही नहीं जा सकता। अपने ही घर के लोग सरकार में भरे जा रहे हैं, ये चित्र अच्छा नहीं है। अपने घर के लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए, निष्पक्ष इसी को कहा जा सकता है। तो आगे का मुद्दा और आखिरी का मुद्दा हमारा है चुनावी सुधार। चुनावी सुधार क्या है, तो ये आखिरी मुद्दा हम लोग देखेंगे और ये वीडियो खत्म करेंगे। चुनाव एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चुनाव पर लोकतंत्र का प्रभावी भविष्य निर्भर होता है। उचित सुधार करने पर चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ती रहती है। यहाँ चुनाव सुधार के बारे में कुछ सुझाव दिए गए हैं। पहला सुझाव, राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना जरूरी है। राजनीतिक दल के 50%, ध्यान में रखो 50% महिलाओं को उम्मीदवारी दे और उन्हें चुनाव में विजयी करवाने की कोशिश करे। हर एक पार्टी का ये काम है, केवल पुरुषों को ही खड़े करना, उनको ही जिताना, ये बात नहीं। महिलाओं को भी 50% ऐसा मौका मिलना चाहिए। आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों को राजनीतिक दल में उम्मीदवारी न दे। इस संदर्भ में न्यायालयीन निर्णयों की सख्ती से पालन करें। राजनीतिक दलों ने यह तय करना चाहिए कि कोई गुंडा बदमाश को टिकट न दिया जाए और उसको जीत कर न लाया जाए। चुनाव का खर्च सरकार द्वारा निश्चित किया जाए, जिससे राजनीतिक दल आर्थिक अनियमितता नहीं करेंगे और चुनाव के समय धन का दुरुपयोग, इसको भी रोका जा सकता है। यानी सरकार की निगरानी में राजनीतिक दल खर्चा करे। फालतू में बेफालतू चुनाव के समय ही जरूरतमंदों को पैसा बांटा जा रहा है, ये चित्र न दिखाई दे। जनप्रतिनिधि कानून में भी उस दृष्टि को संशोधन करके आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनावी प्रक्रिया से दूर रखा जाए, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। नीचे में ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जानकारी दी गई है। पहले बैलेट पेपर से मतदान होता था, उसका डब्बा भी वहां लोहे का दिखाया गया है और साथ में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी दिखाई गई है। वो भी आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। ये समझ ले, ये पेज नंबर 80 पर जो सार्वजनिक चुनाव यानी सभी का इकट्ठा चुनाव, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव कैसे होते हैं, ये भी आप अपने घर पर पढ़ के उस पर आने वाले सवालों के जवाब दे सकते हो।
क्या आप जानते हैं मैं 8 अक्टूबर 2010 को निर्वाचन आयोग द्वारा विशेषज्ञ व्यक्तियों की एक समिति गठन किया गया, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन यानी मतदाता उसमें अभी सत्यापित रसीद यानी वीवीपैट, वोटर वेरिफिकेशन पेपर, ऑडिट ट्रेल सुविधा भी डाली गई है। आजकल के चुनाव में यह सुविधा डाली गई है कि उससे एक रसीद भी निकलेगी, जैसे ही हम लोग मतदान की बटन दबाएंगे वो रसीद से हमें पता चल जाएगा कि हमने किस पर मतदान किया हुआ है। यहाँ पर यह पाठ खत्म होता है। आवश्यकता पड़े तो मैं प्रश्नोत्तर भी सॉल्व करके दूंगा।